आइए दोस्तों। और फिर आज हम लोग का जो टॉपिक है, भारत में डचों का आगमन। तो भारत में डचों के आगमन से पहले हम लोग जान चुके हैं कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन। और भारत में पुर्तगालियों के बारे में हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं। उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ बैठी, उनका वायसराय कौन था, व्यापारी कौन आया था, उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और डच के बारे में हम लोग जानेंगे। तो डच के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि डच लोग सबसे पहले, इनका जो मुख्य व्यापार था वो इंडोनेशिया से था। और ये लोग इंडोनेशिया से मसालों का व्यापार करते थे। उसके बाद डच लोग भारत आए। कोरोमंडल तट पे नजदीक पड़ता है इंडोनेशिया से, तो डच लोग कोरोमंडल तट के सटे जितने भी भारत के तट पड़ता है वहां पे व्यापार करने के लिए आए और भारत से व्यापार करने लगे। तो भारत में सबसे पहले पहला जो डच था वो कौन आया था? तो भारत में 1595 से 96, यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। भारत में 1595 से 96 के बीच एक डच यात्री था, कार्नेलियस डी हाउटमैन। तो कार्नेलियस डी हाउटमैन ने पहला डच अभियान, उसी के नेतृत्व में भारत आया। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो इसको हम लोग नोट करेंगे कि 1595 के और 96 के कार्यकाल में कार्नेलियस ने हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान भारत पहुंचा। और पहला डच अभियान कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में जो भारत पहुंचा, तो कार्नेलियस डी हाउटमैन उस समय वहाँ डचों का नेतृत्व कर रहे थे। और उसके बाद फिर 1602 ईस्वी में डच यात्री, मतलब बहुत सारे डच यहाँ पे आए और छोटी छोटी कंपनियां स्थापित करने लगे। और छोटी छोटी कंपनियां स्थापित करते करते ये लोग युद्ध अकेले पुर्तगालियों से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में इन लोगों ने सोचा कि हम लोग सारे एकजुट होकर पुर्तगालियों का सामना करें, भारत के शासकों का सामना करें। उसके बाद 1602 ईस्वी में, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। डचों के विभिन्न कंपनियों को मिलाकर मिलाकर डचों की विभिन्न कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी की यहाँ पे स्थापना करते हैं, जिसका नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम नीदरलैंड रखते हैं। और जिसका मूल नाम VOC था। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर, इन डचों की विभिन्न कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी की स्थापना करते हैं, जिसको यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। और इसका एक मूल नाम रखा गया, जिसको VOC हम लोग बोलते हैं। तो इसका मूल नाम हम लोग लिख लेंगे।
इसका जो मूल नाम था VOC था। और इसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे, मतलब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चीजें और जानेंगे कि जो डच यात्री भारत आए हुए थे, तो इनका मूल जो उद्देश्य था भारत में व्यापार करना था। और इसके पहले पुर्तगाली आए हुए थे, तो इनका सामना भारत के शासकों से पहले पुर्तगालियों से इनका सामना हुआ। और ये लोग यहाँ पे पुर्तगालियों का सामना करते करते परेशान हो गए थे, तो इन लोगों को लगा कि हम लोग ये सारी जितनी छोटी छोटी कंपनियां हैं उसको मिला के हम लोग एक बड़ी कंपनी की स्थापना करें। और इन्होंने ठीक वैसा ही किया और सारी छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी की स्थापना की। जिसके बाद डच का, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग और जानेंगे, डच को ही नीदरलैंड भी कहते हैं। डच को ही नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पे एक चीज हम लोग और नोट कर लेंगे, नीदरलैंड या डच या हॉलैंड कुछ भी तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। राजधानी है वो एम्स्टर्डम पड़ती है, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। एम्स्टर्डम पड़ता है, ये इसका कैपिटल है। और इसके बाद हम लोग इसकी फैक्ट्रियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में सारे डच अभियान भारत आए थे। इसके बाद एक चीज हम लोग और देखेंगे, तो हम लोग इसके फैक्ट्री के बारे में देख लेंगे। तो डचों की जो फर्स्ट फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित हुई, तो फैक्ट्री हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फैक्ट्री, तो फर्स्ट फैक्ट्री डचों की जो फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित हुई वो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। और सेकेंड फैक्ट्री जो स्थापित हुई वो पुलिकट में हुई। तो यहाँ पे हम मसूलीपट्टनम सबसे पहले देखेंगे। और मसूलीपट्टनम में जो इन लोगों की फैक्ट्री स्थापित हुई वो 1605 ईस्वी में स्थापित हुई। और दूसरी जो फैक्ट्री इन लोगों की स्थापित हुई पुलिकट में, वो 1610 ईस्वी में स्थापित हुई। तो यहाँ पे मसूलीपट्टनम सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में वो फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित हुई। और उन लोगों की जो सेकेंड फैक्ट्री स्थापित हुई, इसको भी हम लोग नोट करेंगे। वो पुलिकट में हुई। और पुलिकट में इन लोगों की जो सेकेंड फैक्ट्री स्थापित हुई वो 1610 ईस्वी में स्थापित हुई। और इसके बाद एक चीज हम लोग यहाँ पे पुलिकट के बारे में और जानेंगे। जो पुलिकट था, पुलिकट में पुलिकट का सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि पुलिकट में स्वर्ण सिक्के ढाले जाते थे। जो आने वाले समय में अंग्रेजों ने पूरे मुंबई में सोने के सिक्के को लागू कर दिया कि हाँ इसी को अब मान्य दिया जाएगा, उसी को यहीं पे ढाला जाता था। और पुलिकट में स्वर्ण सिक्के ढाले जाते थे, जिसको पगौड़ा के नाम से जाना जाता था। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। और स्वर्ण सिक्कों को ही स्वर्ण सिक्कों को ही पगौड़ा बोला जाता था। और पगौड़ा आगे आने वाले समय में पूरे भारत में लागू हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग एक चीज और जानेंगे, डचों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है जिसको वेदारा का युद्ध बोला जाता है। और वेदारा का युद्ध जानने से पहले हम लोग यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक नोट कर लेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि भारत में कपड़ों का व्यापार श्रेय किसी को दिया जाता है
तो डचों को दिया जाता है, और डच लोगों का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग नोट करेंगे, इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। भारत में कपड़ों के व्यापार का श्रेय डचों को दिया जाता है। और उसके बाद एक चीज और हुआ था जिसके बारे में अभी हमने बताया, डचों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था, जो वेदारा के युद्ध हुआ था। तो वेदारा के युद्ध के बारे में हम लोग यहीं पे नोट कर लेंगे। और वेदारा को जो युद्ध हुआ था वो 1759 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। और 1759 ईस्वी में जो वेदारा का युद्ध हुआ, वेदारा के युद्ध में अंग्रेज जीत गए और यहाँ पे डच हार गए, जिसके बाद डचों का पतन हो गया। और डच यहाँ से, डचों की कंपनियां धीरे धीरे भारत से विलुप्त होती गई। और उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन आता है, और इसके बाद हम लोग अंग्रेज के बारे में जानेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर डचों के बारे में जान लिए, और अभी हम लोग अंग्रेज के बारे में जानेंगे। और अंग्रेज के बारे में सबसे पहले हम लोग ये चीज जानेंगे कि अंग्रेज लोग भारत में आए और भारत का बहुत ज़्यादा शोषण किया, और उसके बाद अंग्रेज यहाँ से गए। और अंग्रेजों के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि अंग्रेज लोग जब भारत आए हुए थे तो उस टाइम भारत में शासक कौन था, और अंग्रेज से जो आया था वहाँ का शासक कौन था। तो भारत से जानने से पहले थोड़ी सी हम लोग इंडोनेशिया के बारे में जानेंगे। इंडोनेशिया के बारे में जानेंगे कि सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया के पास है। तो इसके बाद ये, और इसको हम लोग नोट करेंगे। सबसे ज्यादा द्वीप, और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है उसको भी हम लोग नोट करेंगे, जकार्ता। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। और जकार्ता के बाद हम लोग ये चीज जानेंगे कि इसमें इंडोनेशिया में प्रमुख द्वीप कौन कौन सा है। तो एक जावा द्वीप है और एक सुमात्रा द्वीप है। एक जावा द्वीप है, एक सुमात्रा द्वीप है। और इसके बाद हम लोग भारत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और भारत के बारे में जानने से पहले, भारत का जो कोरोमंडल का क्षेत्र तट था, कोरोमंडल के तट में सबसे पहले डच लोग यहाँ अपनी फैक्ट्री बैठा हुए थे। जैसे आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में, और फिर पुलिकट, मतलब यहाँ पे बंगाल, बिहार में, बिहार के पटना में, गुजरात के सूरत, मतलब बहुत, मतलब जहां जहां इन लोगों को प्रॉफिट होने वाली चीजें थी, जहां जहां इन लोगों को लगा कि यहाँ से हम लोग को अच्छा मुनाफा मिलेगा, वहां वहां अंग्रेज लोग अपनी अपनी फैक्ट्री बैठा दिए। तो फिर भारत में पहला अंग्रेज आने वाला कौन था, उसको हम लोग नोट करेंगे। तो भारत में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। हॉकिंस जो था कैप्टन हॉकिंस जो था वो जेम्स प्रथम का दूत था। यह
अपने मतलब इसको किसी ने भेजा था अंग्रेज में, उस टाइम में अंग्रेज के जो शासक थे जेम्स प्रथम, मतलब इसको भेजे हुए थे भारत में कि तुम जाओ देख कर आओ कि वहाँ पे व्यापार अच्छा चलेगा नहीं चलेगा कैसा चल, ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैप्टन हॉकिंस भारत आया हुआ था। और भारत आने वाला कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। इसको हम लोग मिटा देंगे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। और उसके बाद कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से आया था उस जहाज का क्या नाम था? तो इसका जहाज का नाम जो था वो हेक्टर था। और जेम्स प्रथम कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजे थे, तो कैप्टन हॉकिंस अपने साथ एक पत्र लेकर आया था। और कैप्टन हॉकिंस को मान लीजिए जहाज से आना है, कई समुद्र पार करके आना है, तो कई वर्षों लग जाते थे। तो कैप्टन हॉकिंस अकबर के उस समय, जेम्स प्रथम के समय भारत के शासक उस टाइम अकबर थे। और अकबर के नाम का कैप्टन हॉकिंस एक पत्र लेकर आया था, लेकिन इसको आने में काफी समय लग गया। तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसको हम लोग नोट करेंगे कैप्टन हॉकिंस। यहीं पे हम लोग नोट कर लेंगे इस चीज को। पत्र लेकर आता है अकबर के नाम। लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में हो जाती है। और कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में पत्र लेकर भारत आता है। और 1608 ईस्वी में भारत के जो शासक थे वो जहांगीर थे। तो फिर वो कैप्टन हॉकिंस वह पत्र जहांगीर के दरबार में लेकर आता है। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस पत्र लेकर आता है। और इसने जैसे ही पत्र लेकर जहांगीर को दिया, तो जहांगीर को लगा ये तो पत्र मेरे नाम का है ही नहीं। फिर जहांगीर यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कैप्टन हॉकिंस को, जो व्यापार करने के लिए यहाँ फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कैप्टन हॉकिंस पत्र लेकर आया था, तो जहांगीर ने इसको व्यापार करने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम मेरे नाम का पत्र लेकर, कोई भी गुस्सा होगा, जहाँ तक कि हम भी थे। और मेरे सामने कोई आए कि नहीं उसके नाम का पत्र लेकर आया कि हमको फैक्ट्री स्थापित करना है, आप हमको दे, कोई नहीं देगा। यहाँ पे जहांगीर गुस्सा हो जाता है। फिर भी कैप्टन हॉकिंस जहांगीर को मनाने की बहुत कोशिश करता है। और 1613 ईस्वी में जहांगीर से फैक्ट्री स्थापित करने के लिए मनवा लेता है। और 1613 में, यहाँ पे इसको हम लोग नोट करेंगे, 1613 में सूरत में अंग्रेजों की फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित होती है। फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित होती है। और उसके बाद अंग्रेज लोग यहाँ पे अच्छा खासा व्यापार करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद इन लोगों को लगा
कि हम लोग अपनी और फैक्ट्री स्थापित करें, तो फिर यहाँ पे अंग्रेज लोगों ने एक और फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सोचा। उसके बाद 1632 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी होता है। और सुनहरा फरमान में क्या होता है, तो सुनहरा फरमान में रहता है, गोलकुंडा के एक शासक थे, उन्होंने लागू किया कि अंग्रेज लोग यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों को वार्षिक 500 पकौड़े देने होंगे। तो फिर इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। 1632 में सुनहरा फरमान जारी होता है, और उसमें ये चीज लिखा होता है कि आप लोग यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को वार्षिक 500 पकौड़े देने होंगे। यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे हम लोग। 500 पकौड़े वार्षिक देना होगा। और उसके बाद सुनहरा फरमान जारी कौन किया था, तो सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक थे, जिसको हम लोग नोट कर लेंगे। गोलकुंडा के शासक द्वारा यह जारी किया गया सुनहरा फरमान कि 500 वार्षिक पकौड़े देकर आप लोग यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस के बारे में देख लिए थे, और दूसरे जो अंग्रेजी व्यापारी भारत आए, शासक भी कह सकते हैं, वो थे 1615 ईस्वी में आए, और सर थॉमस रो। और सर थॉमस रो के बारे में हम लोग जानेंगे। सर थॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे, और जहांगीर के दरबार में आने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जान लेंगे कि जो पहले वाले शासक थे कैप्टन हॉकिंस, वो भी जेम्स प्रथम के राजदूत थे, और ये भी जेम्स प्रथम के ही राजदूत हैं। तो इनके बारे में हम लोग नोट कर लेंगे। जेम्स प्रथम के राजदूत थे, इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानेंगे, इतना ही जानेंगे। और ये किसके दरबार में आए थे, तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। जहांगीर के दरबार में आए थे। और फिर 1661 ईस्वी में एक घटना होती है, और 1661 ईस्वी में बहुत खूबसूरत घटना होती है। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, 1661, इसको हम लोग स्टार देकर नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1661 इंग्लैंड या अंग्रेज राजा इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, बहुत मतलब यहाँ पे अंग्रेज लोग बहुत अच्छा अपना दिमाग लगाए हुए थे व्यापार करने के लिए। और इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की पुर्तगाल की
जो राजकुमारी थी, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बेगांजा। अब यहाँ पे देखिए, अंग्रेज लोग क्या है यहाँ पे दिमाग लगाए कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बेगांजा के साथ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का राज आ गया। और अंग्रेज लोग जब पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी किए तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप मुंबई दे दिया गया। और मुंबई जैसे ही चार्ल्स द्वितीय को मिला, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, बहुत खूबसूरत पॉइंट है। दहेज में इनको बम्बई मिला। और बम्बई को इन्होंने अंग्रेजों को व्यापार कर, अब मतलब यहाँ पे ये चीज आ गया ना कि पुर्तगालियों से लोग बम्बई जीत नहीं पा रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, तो शादी करके इन लोगों ने बम्बई ले लिया। और बम्बई को इन लोगों ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए दे दिया। और अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई दिया। तो वार्षिक 10 पाउंड वार्षिक पैसा लेके किराए पे दिए, मुंबई को किराए पे दे दिए, ऐसे फ्री में नहीं दिए। तो इसको हम लोग नोट करेंगे, 10 पाउंड वार्षिक अंग्रेजी कंपनी को। 10 पाउंड वार्षिक लेकर अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा टॉपिक हम लोग को मिल गया कि अंग्रेजी कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक लेकर किराए पे दे दिया। मतलब यहाँ पे ये चीज हुआ कि युद्ध से किसी चीज को हम नहीं जीत पाए तो उसको मोहब्बत से जीत लिए। और इसके बाद दूसरा हम लोग टॉपिक देखेंगे, बम्बई का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता था, वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता था, तो मुंबई का वास्तविक जो फाउंडर था गोराल्ड एंगियार को मुंबई का वास्तविक फाउंडर माना जाता था या संस्थापक। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, मुंबई का वास्तविक फाउंडर, मुंबई का वास्तविक फाउंडर गोलार्ड अंगियार को माना जाता था। और इसके बाद अगले जो टॉपिक है हम लोग का उसके बारे में देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से। जॉन सरमन, और जॉन सरमन एक उद्देश्य लेकर आते हैं और अपने उद्देश्य में कामयाब भी होते हैं। तो फिर इसको हम लोग नोट करेंगे 1717 में। 1717 में यहाँ पे फारूक सियर शासक थे। मतलब मुगल साम्राज्य के कमजोर शासकों का दौर चल रहा था और फारूक सियर उस टाइम यहाँ पे शासक थे। और इनके दरबार में एक दूत आते हैं, जॉन सरमन। और इनका कुछ उद्देश्य लेकर आए थे। इनका उद्देश्य था कि हम लोगों को बम्बई, बंगाल, सूरत मतलब व्यापार के लिए मिल जाए। और ये अपने उद्देश्य में कामयाब भी होते हैं। उस समय फारूक सियर अनाउंस कर देते हैं कि 3000 वार्षिक
अब इसमें अनाउंस करते हैं कि 3,000 वार्षिक लेकर मुक्त व्यापार करने दिया जाए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग कर देते देते ये भी परेशान थे, इन लोगों को भी परेशानी होती थी, तो 3,000 वार्षिक लेकर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया बंगाल में। बंगाल में मुक्त व्यापार, मुफ्त व्यापार, मुफ्त व्यापार करने के लिए बंगाल दे दिया, और उसके बाद 10,000 वार्षिक लेकर 10,000 वार्षिक लेकर सूरत में मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। मुक्त व्यापार के लिए सूरत भी इन लोगों को मिल गया, बंगाल भी मिल गया, लेकिन उस टाइम एक चीज और हुआ, इसको हम लोग स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये चीजें पूछती हैं एग्जाम में। और दूसरी चीजें यहाँ पे हुई कि जॉन सरमन का एक और उद्देश्य था कि मुंबई में जो सिक्के चल रहे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, उनको पूरे भारत में लागू किया जाए। तो फारूक सियर यहाँ पे वो चीजें भी मान लेते हैं और जॉन सरमन अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाता है। तो मुंबई में जो सिक्के चला जा रहे थे, वो सिक्के पूरे भारत में मान्य होंगे। पूरे भारत में चलाए गए, पूरे भारत में चलाए गए, और मुंबई के सिक्के को पूरे भारत में मान्यता मिली और चल रहे थे। फिर उसके बाद अ, फारूक सियर के बाद औरंगजेब आते हैं, और औरंगजेब के समय 1668 ईस्वी में जॉन सर चाइल्ड, एक और शासक आता है, अंग्रेजी शासक, जो औरंगजेब के दरबार में आता है। और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि औरंगजेब ही एक ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों को पराजित किए, उन लोगों को हराए और फिर भारत से बाहर खदेड़ दिए थे। औरंगजेब के बारे में यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। 1668 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, सॉरी, 1688 ईस्वी में यहाँ पे इनके दरबार में एक शासक आते हैं, अंग्रेजी शासक। सर जॉन चाइल्ड। और इनके बाद हम लोग अंग्रेज के बारे में इतना ही जानेंगे